हाँ जी बच्चा पार्टी, शैल वी स्टार्ट? चलिए, ऑल सेट। सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 83 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 83 में जो पैसेज हमने पिक किया है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने एलुमनाई। काफ़ी इजी है क्योंकि काफ़ी फेमस है। एंड एलुमनाई बेसिकली प्लूरल नाउन है, प्लूरल होता है ये, और सिंगुलर क्या होता है इसका? ALUMNUS, एलुमनस, यानी कि पूर्व छात्र। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन स्कूल के लिए भी आप बोल सकते हैं, वहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो कहीं उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे निकल गए या जो अपना करियर आज बिल्ड कर चुके हैं, उनको हम बोलते हैं एलुमनाई, प्लूरल में। सिंगुलर में एलुमनस। अब एक और मुझे एकदम से याद आया, आप पढ़ते हैं रेडियस, है ना, त्रिज्या, सिंगुलर फॉर्म में। जब आप प्लूरल करते हैं इसका तो क्या बन जाता है? रेडियाई, डबल आई आ जाता है वहाँ पे। सो इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स हैं, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ देम, पर एलुमनस सिंगुलर, एक स्टूडेंट, भूतपूर्व स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, छात्र छात्रा, और एक साथ आप सबको बोलें कलेक्टिव नाउन के तौर पे तो एलुमनाई। ठीक है, रेफरेंस क्या लिखा है यहाँ पे? सिंगापुर हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ IIT एंड IIM एलुमनाई इन एनी नॉन इंडियन सिटी है। बोला जा रहा है सिंगापुर एक ऐसी सिटी है वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें IIT और IIM एलुमनाई इंडिया वाले देखने को मिलते हैं नॉन इंडियन सिटी में। मीनिंग क्या है? फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के छात्र, पुराने छात्र, भूतपूर्व। ठीक है, पूर्व छात्र, भूतपूर्व नहीं, पूर्व छात्र। हाँ जी, अब ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पर कॉलेज से निकलने के बाद इनको एलुमनाई बोला जाएगा। और अगर एक सिंगल की बात करूँ, अकेले इंडिविजुअल्स की, तो एलुमनस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटीज एलुमनाई नेटवर्क हैज़ बीन एक्सपैंडिंग रैपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। कोई यूनिवर्सिटी है, उनका एलुमनाई नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, बिल्कुल सही है। द एलुमनाई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स टू एंगेज फॉर्मर स्टूडेंट्स इन कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स। कोई एसोसिएशन है एलुमनाई की, आपस में उन्होंने एक दूसरे से नेटवर्किंग बना के रखी हुई है, और वो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए, बिल्कुल सही है, सेवा के लिए एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। द एलुमनाई आर ऑफन इन्वाइटेड टू गिव गेस्ट लेक्चर्स एंड शेयर देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल सही है, एलुमनाई को अक्सर बुलाया जाता है वापस से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई आइए और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए करंट स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल सही है। द यूनिवर्सिटी एनकरेजेस इट्स एलुमनाई टू पार्टिसिपेट इन मेंटरशिप प्रोग्राम्स फॉर करंट स्टूडेंट्स। ये भी बात सही है, जो यहाँ पे लिखा है उसी को घुमा के यहाँ पे लिख दिया गया है। सो ऑल आर करेक्ट, यस, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। एक्स स्टूडेंट्स, फॉर्मर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स। अब ग्रेजुएट्स यहाँ पे फॉर्मर, हाँ बोल सकते हैं ग्रेजुएट्स, बिकॉज ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएट है तो यानी ग्रेजुएशन कर ली, तो वो एक रीज़न से या एक कंसिडरेशन से उसको आप एलुमनस बोल सकते हैं, है ना। अगर प्लूरल में है तो आप एलुमनाई बोल सकते हैं। ऑब्वियसली ग्रेजुएट है तो एलुमनाई बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो अपनी एजुकेशन उस पर्टिकुलर कॉलेज से पूरी कर चुके हैं। एंट्रेंस की बात करें तो फ्रेशमैन यानी नए लोग, एंट्रेंस जो नए शामिल होते हैं किसी जगह पे आके, किसी इंस्टीट्यूशन में, एंट्रेंस यानी कि नए लोग। ठीक है, सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डायस्पोरा। डायस्पोरा रेफरेंस क्या है? विच इज सेइंग अ लॉट गिवन रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। एक्सपोनेंशियल सिग्निफिकेंट, बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला एडजेक्टिव है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। मीनिंग क्या है डायस्पोरा का? पीपल हु हैव स्प्रेड और बीन डिस्पर्स फ्रॉम देयर होमलैंड। अब कोई जगह है, मान लीजिए इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज में जाके बस गए, या किसी रीज़न से वो यहाँ से उनको मान लीजिए कि किसी कारण से उन्हें यहाँ पे कंट्री को छोड़ना पड़ा और दूसरी कंट्री में बसना पड़ा। तो दोनों एग्जांपल्स, दोनों बातें मेंशन है। पीपल हु हैव स्प्रेड, अपने से फैल गए दूसरी कंट्रीज में, या फिर बीन डिस्पर्स, पैसिव वॉइस है, उनको डिस्पर्स कर दिया गया किसी प्रेशर की वजह से, किसी भी रीज़न से। सो अपनी कंट्री को छोड़ के वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके बस गए, दूसरी जगहों पर जाके बस गए, तो वहाँ के लिए हम बोलेंगे डायस्पोरा। ठीक है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात ये हो रही है कि यूएस डायस्पोरा हमें हर जगह देखने को मिलता है, यानी कि यूएस के लोग हमें हर जगह देखने को मिलते हैं।
जैसे मैंने अभी बताया, इंडिया के लोग हमें हर कंट्री में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा कॉन्टेक्चुअली या ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा नहीं। द इंडियन डायस्पोरा प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी जहाँ जहाँ इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडियन लोगों की पॉपुलेशन है, वो वाइटल रोल प्ले करती है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बेसिकली क्या ट्रेंड बनेंगे उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सेंटेंस सही है। द जूइश डायस्पोरा हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब ओवर सेंचुरीज। सदियों से जूइश लोग और उनका जो डायस्पोरा यानी अगेन जो अपनी कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज में जाके बस गए, उनका स्प्रेड हमें वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है और ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है। There is a significant Filipino diaspora in the Middle East contributing to the local economies। यानी कि फिलीपींस के लोगों को फिलिपिनो बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे फिलीपींस के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और वो वहाँ के लोकल इकोनॉमीज़ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं फिलीपींस के लोग। ये सेंटेंस भी सही है। द डायस्पोरा ऑफ एथलीट्स गैदर टू डिस्कस देयर स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग मैच डजंट मेक एनी सेंस। डायस्पोरा ऑफ एथलीट्स के कॉन्टेक्स्ट में डायस्पोरा का कोई सेंस नहीं बन रहा। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया डायस्पोरा का मीनिंग। सिनोनिम्स पढ़ते हैं। एक्सपैट्रिएट्स जो दूसरी जगह चले गए, इमिग्रेंट्स, एग्जाइल्स यानी देश निकाला जिनको मिल जाता है, माइग्रेंट्स। अब यहाँ पे इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स दो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले एंटोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। नेटिव्स किसी देश में रहने वाले लोग, रेजिडेंट्स अगेन जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ के रेजिडेंट्स, लोकल्स तो जहाँ के लोग हैं, जैसे हम लोग अगर हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोकल्स, कोई दिल्ली में रहता है दिल्ली के लोकल्स, वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल। ठीक है, मैं बात कर रहा था माइग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स की। सो एमिग्रेंट्स होते हैं वो लोग जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। ठीक है, जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। पर माइग्रेंट्स में ना होता है कि कोई कहीं से आ गया, ऐसा सुनने में आया है, मतलब सुना जाता है कि लोग कहते हैं माइग्रेंट वो होते हैं जो कहीं से दूसरी जगह बस कहीं से आ जाए और यहाँ पे आके बस जाए, तो उसको हम माइग्रेंट बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। माइग्रेंट बेसिकली मूवमेंट के लिए होता है। यानी कोई यहाँ से कहीं और चला जाए या कहीं और से यहाँ आ जाए तो वो माइग्रेंट है। जैसे कोविड के टाइम पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सुना होगा आपने, माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से महाराष्ट्र और साउथ में जाके काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। सो माइग्रेंट वर्कर्स। और कोई वहाँ से यहाँ आ जाए तो भी माइग्रेंट वर्कर्स। तो मैं आपसे बोलूँगा अगर इसको याद रखना है तो M फॉर माइग्रेंट्स, M फॉर मूवमेंट, ऐसे याद रखिएगा। यानी जो बस मूव करते हैं इधर से उधर, है ना, विद इन अ कंट्री, विद इन अ स्टेट और आउटसाइड द कंट्री, ये भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसे किसी दूसरी कंट्री में जाएगा तभी माइग्रेंट बोला जाएगा या वो वहाँ से आएगा तभी माइग्रेंट बोला जाएगा। नहीं, मूवमेंट के लिए हम माइग्रेंट यूज़ करते हैं। पर ये जो वर्ड है ना, ये हमेशा यूज़ होता है लीविंग द कंट्री, कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाना, वो एमिग्रेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जॉसल। टी साइलेंट होता है, जॉसल। रेफरेंस, चाइनीज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री असर्शन हैज मेंट दैट एग्जिस्टिंग अप्रोचेज सच एज एशियन centrality now increasingly jostle with new architecture such as QUAD quad. Okay, meaning क्या है jostle का? To come in close contact or into collision or to compete forcefully। यानी कि एक साधारण हिंदी वर्ड यूज करूँ तो धक्कम धक्का है ना। जब आपको कुछ कहीं भीड़ वाले इलाके में होते हो और आपको आगे निकलना होता है तो आप अपना रास्ता बना के कैसे भी निकलना चाहते हो, बस आप आगे आ जाओ, है ना, धक्कम धक्का करके आप आगे निकल जाओ, तो उसको बोलते हैं जॉसल। ठीक है, और यस, ये जो इमेज है, अब यहाँ पे शायद कुछ बट रहा है। अब ये क्या बट रहा है, कुछ हो सकता है कोई बाढ़ वाला इलाका हो जहाँ पे पीड़ित हों सारे और उनको कुछ खाने का सामान बट रहा हो, या हो सकता है प्रसाद बट रहा हो सकता है भंडारा लगा हो वहाँ कुछ प्रसाद बट रहा हो। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि लोग भीड़ में जो धक्कम धक्का करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं और बस मुझे मिल जाए या मैं निकल जाऊं, वो अप्रोच लेके आगे चलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉसल। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं।
Several politicians are jostling one another for the top position in the upcoming election. हमने जॉकी पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, JOCKEY, जॉकी. Struggle to reach the top और struggle to gain something, उसके लिए, यानी बस कैसे भी मैं पा जाऊँ कुछ, है ना. तो वही कुछ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है. Several politicians are jostling one another for the top position, यानी कि मैं टॉप पोजीशन में पहुंच जाऊं उसके लिए सब क्या कर रहे हैं, धक्कम धुक्का, जो आ रहा है उसको हटा रहे हैं, बस मुझे आगे निकलना है. सेंटेंस सही है. द आर्टिस्ट जॉसल्ड द पेंट ब्रश जेंटली. नो, अगर जॉसल्ड है तो पेंट ब्रश को जेंटली कैसे यूज़ कर रहा है. पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट ही गलत है ना, मतलब आर्टिस्ट और जॉसल का कोई सेंटेंस, मतलब जो सेंस है वो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये गलत हो सकता है सेंटेंस बिल्कुल. और आगे बढ़ते हैं. द शॉपर्स जॉसल्ड ईच अदर इन द क्राउडेड मार्केट टू ग्रैब द बेस्ट डील्स. अब कोई मान लीजिए कहीं पे नुमाइश लगी हुई है, कुछ सामान सेल चल रही है कोई, और बहुत हैवी सेल चल रही है, हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो शॉपर्स हैं यानी जो राहगीर खरीदने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो बस धक्कम धक्का करके मुझे मिल जाए, मैं पालूँ, मुझे मिल जाए. सो ये सेंटेंस भी सही है. द पैसेंजर्स हैड टू जॉसल देयर वे थ्रू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. भीड़ लगी है ट्रेन में अंदर घुसने की. आपने सीन्स देखे होंगे मुंबई लोकल्स में, घुसने के लिए लोग कैसे बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं ऑलमोस्ट. सो जॉसल, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया हो. मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. शो वही मीनिंग है. पुश, बुलडोज, बुलडोज यानी एक तरीके से आप दूसरे के ऊपर चढ़ गए, है ना, और बस अपना रास्ता निकाल रहे हैं वहाँ पे, बुलडोज कर रहे हैं बाकी को. जॉकी आ गया, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था. सो ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं. कैरेस, कैरेस क्या होता है, आप किसी को सहलाते हैं प्यार से, और बेसिकली आप केयर के साथ वहाँ पे उसको टच करते हैं कि मेरा बच्चा, और ओ भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तेरे साथ. सो केयरस. और असिस्ट, हेल्प करना, गार्ड, बचाना, वहाँ पे आप बुलडोज कर रहे हैं, यहाँ पे आप गार्ड कर रहे हैं. तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एक्जिमेटिक. एक्जिमेटिक रेफरेंस पढ़ते हैं. इन द इवेंट ऑफ सच अ पॉलिसी शिफ्ट इट इज़ ऑलमोस्ट एक्जिमेटिक दैट सिंगापुर एंटिटीज एंड कंपनीज विल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल. ओके, एक्जिमेटिक एडजेक्टिव है, क्या मीनिंग है इसका. True in such an obvious way that it doesn't need to be proved. यानी कि अपने आप में इतना सत्य है कि उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे, जो चीज़ बनती है या जो पैदा होती है उससे कभी ना कभी तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होता है. मैं हूँ, कोई और हो, जो पहले आए, कोई भी आया हो इस धरती पे, उसने कभी ना कभी तो उसको मृत्यु मिली ही मिली है ना. आप आदमी को छोड़ते सामान ले लीजिए, कोई भी चीज़ जो आज से 60 साल पहले थी आज वो नहीं है. कार हो, बिल्डिंग्स हो, और कोई भी सामान, कुछ भी जिसका एग्जिस्टेंस आया इस संसार में, उसको जाना. तो ये क्या है, एक्जिमेटिक, है ना. दिस इज एक्जिमेटिक बिकॉज स्वयं सिद्ध है. इसमें क्या ही प्रूव करे कोई, मतलब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, खुद ही दिख रहा होगा कि जो चीज़ पैदा होती है कभी ना कभी तो उसे मरना ही होता है. ठीक है. सो ट्रू इन सच एन ऑब्वियस वे दैट इट डजंट नीड टू बी प्रूव्ड, यानी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. राइट टू एजुकेशन. इट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इट इज एक्सिमेटिक दैट एक्सेस टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस डेवलपमेंट. एक्सिमेटिक है ये. कैसे, क्या क्या एक्सिमेटिक है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, यानी कि भाई हर किसी को पढ़ाई करने का अधिकार है. आप किसी को वंचित नहीं रख सकते, भले ही वो गरीब हो, अमीर हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, पढ़ने का अधिकार है उसका. आप उसको ये नहीं बोल सकते नहीं तुम गरीब हो, तुम इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, या इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हो, या आपका रंग सांवला है, या आप काले हो, जो भी हो, नाटे हो, हैंडीकैप्ड हो, नहीं, आपका पढ़ने का अधिकार है. सो ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूलभूत अधिकार आपका. ठीक है. सो इट इज़ एक्सिमेटिक. इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, है ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है. सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लो बोला और आगे आपके सामने. द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सिमेटिक, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलर कैरेक्टर एक्सिमेटिक है. इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन द कंट्री, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमारे देश में सिक्योर रहेंगी. कोई किसी को धर्म के नाते निकाल नहीं सकता कहीं,
उससे कुछ गलत नहीं बोल सकता, या धर्म के बेसिस पे आपको कहते हैं ना कि घर नहीं दे रहा कोई, या शादी विवाह की बात आती है तब भी आड़े आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो सेक्युलरिज्म को इस्टेब्लिश करता है और ये एक्जिमेटिक है। क्लियर है? सो एक्जिमेटिक का मतलब क्या हुआ? स्वयं सिद्ध, उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और 4 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इन मैनी साइंटिफिक फील्ड्स सर्टन प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड एक्जिमेटिक एंड डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ। साइंस की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिनको और ज़्यादा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का जो लॉ है, या आप बोल सकते हैं न्यूटन ने जब डिस्कवर किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया, तो सबको पता है कि अगर कोई भी चीज़ जो हवा में उछाली जाएगी वो नीचे आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लेके आएगा। ठीक है? सो ये स्वयं सिद्ध है। और मैथ्स में 1 + 1 = 2, क्या ये प्रूव करने की ज़रूरत है मुझे? हम सब जानते हैं 1 + 1 2 ही होता है, इसमें कोई दो राय होती ही नहीं है कभी भी। ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें एक्जिमेटिक होती हैं, हमें वहाँ पे सिद्धांत, मतलब उन सिद्धांतों को हम कंसिडर एक्जिमेटिक ही करते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रूव्ड, उनको और प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस सही था हमारा, यस। हिज एक्जिमेटिक वॉइस इकोड थ्रू द हॉल कैप्टिवेटिंग एवरीवन इन द रूम। डजंट मेक एनी सेंस। एक्जिमेटिक का यूज़ इको के साथ, इको यानी कि गूंजना, आपकी आवाज़ गूंजी, उनकी आवाज़ गूंजी, कोई सेंस नहीं। एक्जिमेटिक वॉइस का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। इट इज़ एक्जिमेटिक इन इकोनॉमिक्स दैट स्केर्सिटी ड्राइव्स डिमांड। इकोनॉमिक्स में ये एक्जिमेटिक है, प्रूव्ड है ऑलरेडी। और बहुत बेसिक सा कॉमन सा सेंस है ना, कॉमन सेंस है कि जब चीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी अगर स्केर्सिटी होगी यानी कमी होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली लोग ज़्यादा हैं कंज्यूम करने के लिए। मान लीजिए सेल फोन्स अचानक से स्केर्स हो जाएं, गायब हो जाएं या कम हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। लोग रोज़ आए दिन सेल फोन खरीदते हैं, और क्योंकि जिसके पास सेल फोन्स हैं वो ख़राब भी हो रहे हैं, पुराने सेल फोन से ख़राब भी हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको लगता है नया खरीदूँ, अपग्रेड करूँ अपने आप को। तो अगर मार्केट से सेल फोन स्केर्स हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। तो ये क्या है? एक्जिमेटिक है, स्वयं सिद्ध है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज कंसिडर्ड एक्जिमेटिक इन मैनी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। कई सारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो इक्वालिटी की जो बात होती है वो सबके लिए, यानी जो लॉ होता है वो सबको इक्वल लेके चलता है। अमीर गरीब और कास्टिज्म, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये सब नहीं देखता है, वो सबको समान रूप से ट्रीट करता है। कौन? लॉ। तो ये भी एक्जिमेटिक है ना, ये प्रूव्ड है पहले से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया एक्जिमेटिक का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। सेल्फ एविडेंट, खुद से स्पष्ट, अनक्वेश्चनेबल, जिस पर प्रश्न न उठाया जा सके, ऑब्वियस मतलब क्लियर है, सामने से दिख रहा है, अनमिस्टेकेबल, जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है? ये हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो ड्यूबियस, जहाँ पे डाउट है, क्वेश्चनेबल, जहाँ पे प्रश्न उठाया जा सकता है, अनसर्टेन, जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है, वो अनसर्टेन है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंटरिटी। अब कॉम्प्लीमेंटरिटी को मैं ब्रेक करूं तो यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड एरिटी। सो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक वर्ड होता है, वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि किसी को पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट करना। और एक और कॉम्प्लीमेंट होता है, इसकी स्पेलिंग होती है कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी आप किसी को जब आप थैंक्स बोलते हैं, जब कोई आपको बोलता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये जो आपने सामने वाले ने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आपने बहुत अच्छा काम किया, ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक तरीके का एक्सप्रेशन है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो आप वहाँ पे ये बोलते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया एक तरीके का एक्सप्रेशन, है ना, जो ग्रेटिट्यूड को शो कर रहा है। अब मैं बात कर रहा था कॉम्प्लीमेंट की, COMPLEMENT। इसका मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना किस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लॉक खरीदते हैं तो आपको की मिलती है, बिना की के लॉक अधूरा है और बिना लॉक के की अधूरी है, यानी दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पेन एंड पेपर, बिना पेन के पेपर लेस यूजफुल है, और इसी तरीके से बिना पेपर के पेन लेस यूजफुल है, यानी दोनों जब होंगे एक साथ तभी तो यूजफुल होंगे, वो यूटिलिटी तभी तो बनेगी पूरी पूरी। ठीक है? सो कॉम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे
नाउन है कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी पूरकता, ठीक है। और रेफरेंस क्या लिखा है पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी रियलिस्टिक अबाउट द नेचर ऑफ इंडिया सिंगापुर कॉम्प्लीमेंटरिटीज। ओके, मीनिंग क्या है, अ रिलेशनशिप और सिचुएशन इन विच टू और मोर डिफरेंट थिंग्स इंप्रूव और एम्फसाइज ईच अदर्स क्वालिटीज। बिल्कुल सही बात है। एक रिलेशनशिप, सामंजस्यता या सिचुएशन जिसमें दो चीज़ें या उससे अधिक चीज़ें एक दूसरे को या तो इम्प्रूव कर रही हैं या एम्फसाइज कर रही हैं एक दूसरे की क्वालिटीज़ पे। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स। अगर हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो किसान क्या करते हैं, वो तो खेत में फसल को पैदा करते हैं, पर वो फसल जब ज़्यादा आगे बढ़ती है, इंडस्ट्री के पास पहुँचती है, तो वो उसको पॉलिश करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको पैक करते हैं, देन फिर मार्केट में लेके जाते हैं। सो दोनों जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंचा तो वो किसको पॉलिश करेंगे और किसको पैक करेंगे, और उन्होंने अगर वो काम नहीं किया तो किसान उस फसल को पैदा करके खुद थोड़ी ना चला जाएगा मार्केट में बेचने, ठीक है। सो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है अर्बन रूरल इकोनॉमिक लिंकेजेस। द कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल इकोनॉमीज इन इंडिया इज एविडेंट, with cities driving innovation and growth while rural areas provide agricultural produce and labor। बिल्कुल सही बात है। सिटीज़ में हमें इनोवेशन देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो जो इनोवेशन और ग्रोथ देखने को मिलती है उसमें जो मैन पावर होती है वो कहाँ से आ रही है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और लेबर से आ रही है ना। तो ये अर्बन और रूरल इकोनॉमिक लिंकेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अगेन कॉम्प्लीमेंटरिटी, पूरकता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, सामंजस्यता, ठीक है। और एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, द कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेल्स टीम्स रिजल्टेड इन अ हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। बिल्कुल सी बात है। अगर मार्केटिंग टीम बोले कि भाई केवल हम काम करेंगे तो फिर तो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता कोई प्रोडक्ट, और सेल्स बोले केवल हम काम करेंगे तो वो भी नहीं हो सकता। कि मार्केटिंग वाले ही डिसाइड करेंगे ना एडवर्टीजमेंट किस हिसाब से होने हैं और कौन से सेगमेंट को हिट करना है, कौन से सेगमेंट को छोड़ना है, उसके बाद ही तो सेल्स टीम आगे बढ़ेगी। और सेल्स टीम ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर वो प्रोडक्ट फिर वहीं पे फेल हो जाएगा। दोनों आपस में जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को तभी सक्सेस मिलती है, ठीक है। और ना सिर्फ ये दो डिपार्टमेंट्स, बाकी डिपार्टमेंट्स भी, एचआर भी हेल्प करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हेल्प करता है हर तरीके से, तब जाके कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो पाता है। द कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ देयर स्किल्स मेड द पार्टनरशिप फ्लरिश इन बोथ क्रिएटिव एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे वही बात हो रही है। In many ecosystems, the complementarity between species ensures a balanced environment। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इंसान है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से इंसान क्या लेता है, छाया लेता है, खाना लेता है अपना, और ऑक्सीजन लेता है अपना, और फिर इंसानों से उनको क्या मिलता है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और इंसान भी पेड़ ग्रो करने में हेल्प करते हैं, है ना। सो एक दूसरे के लिए पूरक होने का काम करते हैं, पूरकता, कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ड्यूरिंग द मर्जर। गलत बात है ना। अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी है, सामंजस्यता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। सेंटेंस गलत है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। चलिए, करस्पॉन्डेंस। वैसे तो करस्पॉन्डेंस का एक और मीनिंग होता है पत्र व्यवहार, यानी एक दूसरे को लेटर्स लिखना, पोस्ट करना, और वो भी बोलते हैं, बट यहाँ पे सामंजस्यता वाला कॉन्टेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस। को रिलेशन, अगेन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। कंपैटिबिलिटी, वही सेंस निकल के आ रहा है, दोनों में क्या सामंजस्यता है और कैसे साथ साथ चल पा रहे हैं, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं, कंट्रास्ट यानी कि भेद, डिस्क्रिपेंसी यानी कि विसंगति, गड़बड़ कुछ, डाइवर्जेंस यानी कि एक तरीके से बटे हुए, डाइवर्ट, ठीक है, डाइवर्जेंस। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, हमेशा की तरह होमवर्क के लिए आपको करना है यहाँ पे हर एक वर्ड पे और फ्रेज पे बनाना है आपको खुद का सेंटेंस, और हर एक सेंटेंस को बनाना है उसके सही कॉन्टेक्स्ट में। इस बात का बहुत ध्यान रखा करिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वापस वीडियो पे जाएं और सुन लें उस बात को जो बने यहाँ पे बोली, और सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, और मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ
ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 83। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 83। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड हमेशा की तरह और आपका आरसी लेवल हमेशा की तरह, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।